नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जेबीटी ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स। आज हम हिंदी भाषा में देखेंगे दक्षता हिंदी पेपर के बारे में। कल की वीडियो में आपने देखे थे सवाल, उनके आगे वाले प्रश्न देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस पर आपको सभी विषयों की क्लासें मिल सके। कल आपने देखे थे विश्व युद्ध बोधक तक, अब आगे देखेंगे आज के क्वेश्चन। सर्वे नाम से आपका क्या अभिप्राय है? सर्वे नाम शब्द सर्वे और नाम दो शब्दों से जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ नाम अर्थात सब वस्तुओं का एक सामान्य में संसार में सजीव, निर्जीव, ज्ञात, अज्ञात सभी वस्तुओं के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। निचले के वाक्यों को पढ़ेंगे तो देख, राम एक मेधावी विद्यार्थी है, वे अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। दूसरा, राधा ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। राम, तुम मुझे हमेशा धोखा देते रहे हो। ऊपर लिखे वाक्यों में वे राम के लिए, मैं राधा के लिए और तुम राम के लिए प्रयुक्त हो, ये तीनों ही संज्ञा पद हैं। इनके स्थान पर होने वाले, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, राधा के लिए मैं शब्द बना, उसको ही सर्वनाम कहेंगे। आगे हम देखते हैं विशेषण का क्या अर्थ है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को। जैसे काला घोड़ा, मेले कपड़े, अच्छे विद्यार्थी आदि में काला, मेला, अच्छा शब्द विशेषण है, लेकिन घोड़ा, कपड़ा, विद्यार्थी आदि विशेष्य। कुछ और उदाहरण देखिए। कक्षा में कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। कक्षा के कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। मैं गर्म दूध पीना चाहता हूँ। गिलास में कुछ पानी है। पार्क में 10 आदमी हैं। मोहन मेरा भाई है। जैसे आप देखेंगे कक्षा में कुछ विद्यार्थी, तो कुछ हो गया विशेषण, कुछ विशेष बता रहा है कुछ विद्यार्थियों की। में गर्म दूध में गर्म विशेषण हो गया। गिलास कुछ विशेषण। पार्क में कितने आदमी? 10 हो गए विशेषण। मोहन मेरा भाई में मेरा विशेषण है। इन वाक्यों में कुछ, गर्म, मेरा आदि सभी विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण से आपका क्या अभिप्राय है? चलिए शुरू देखते हैं अगले पेज पर। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा तो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण पूछा गया जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उनमें सार्वनामिक। यदि सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है तो वे विशेषण होंगे, परंतु यदि संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयोग होता है तो सर्वनाम ही होंगे। अर्थात विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, ये मेरा घर है, इसमें ये है सार्वनामिक विशेषण। वे मोहन के पिता हैं। कुछ दूध और लेकर आओ, इसमें कुछ और कोई पढ़ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में ये, वे, कुछ, कोई सब सर्वनाम है, परंतु यहाँ इनका प्रयोग विशेषण के रूप में, क्योंकि ये शब्द घर, मोहन, दूध, पढ़ना आदि शब्दों की विशेषता बताते थे, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे हैं समुच्चय बोधक अवयव से आपका क्या अभिप्राय है? जो अवयव पदबंधों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक
कहते हैं, जैसे और, एवं, की, अथवा आदि। जो अवयव पदों और शब्दों को, वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे और, एवं, की, अथवा आदि। राम और श्याम मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में और शब्द ने राम और श्याम दोनों को जोड़ा है, योजक है शब्द। राम और श्याम को मिलाया है और शब्द ने, या तो मैं मर जाऊंगा या तुम। इस वाक्य में या शब्द में और तुम शब्दों की क्रिया को मिला दिए। यहाँ अतः या और यह दोनों समुच्चय बोधक है। पहले में आपने देखा राम और श्याम, तो इसमें और हो गया समुच्चय बोधक। या तो मैं मर जाऊंगा या तुम, इसमें या हो गया समुच्चय बोधक। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, निपात का क्या अर्थ है। निपात का अर्थ होगा, क्या होगा, अवयवों की चर्चा करते समय कुछ विद्वान क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक निपात को भी अवयव में मानते हैं। अवयवों की चर्चा करते समय कुछ विद्वान, ध्यान रखना, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक निपात को भी अवयव शब्दों में गिनते हैं। परिभाषा, वे विकारी शब्द निपात किए जाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उसके साथ बल देने, उसे सीमित करने तथा दूसरों को मिलाने का काम करते हैं। दूसरों के साथ प्रयुक्त होकर उनको बल देने, सीमित करने तथा काम करते हैं। उदाहरण के रूप में ने, नहीं, मत, काश, केवल, हाँ आदि निपात माने गए। निपात के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। निपात का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। निपात वाक्य तो वाक्यांश का अतिरिक्त अर्थ देने का काम करते हैं। यद्यपि निपात सहायक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु फिर भी ये वाक्य के अंग नहीं माने जाते। जब निपात वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसके संपूर्ण अर्थ को प्रभावित कर देते हैं। निपात हो गया। अब आप देखेंगे विराम चिन्ह से आपका क्या अभिप्राय है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के आते हैं, ध्यान रखना। आगे हम बड़े क्वेश्चन देखेंगे। विराम चिन्ह से आपका क्या अभिप्राय है। विराम चिन्ह तो आपने देखा ही होगा छोटी कक्षाओं से ही। विराम चिन्ह का अर्थ विश्राम करना, रुकना या ठहरना होता है। भाषा बोलते समय या लिखते समय आवश्यकता अनुसार एक आधा क्षण के लिए रुकते हैं। ऐसा करने में हम भाषा का सही उच्चारण कर सकते हैं। विराम का अर्थ होगा विराम करना या रुकना। ऐसा करने में हम भाषा का सही उच्चारण कर सकते हैं और श्रोता भी हमारी भाषा को ठीक प्रकार समझ। भाषा को बोलने समय या लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को भाषा को बोलते या लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को ही विराम कहते हैं। डॉक्टर SP जैन तथा माया जैन के अनुसार बोलते या लिखते समय वाक्यों के अंत या मध्य में जो विराम आते हैं उन्हें लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। बोलते समय वाक्यों के अंत या मध्य में जो रुकते हैं या विराम देते हैं और लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग करने से भाषा सुदृढ़ बन जाती है, उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। अतः भाषा में विराम चिन्ह एक आवश्यक अंग है। आगे रचना से आपका क्या अभिप्राय है। जब हम भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं, हम बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशलों के विकास करने के साथ साथ बच्चों में विचार प्रभावी ढंग से योग्यता का विकास करने के उद्देश्य को भी सामने रखते हैं। बच्चा जब तक अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक भाषा पर उसका पूरा अधिकार नहीं हो जाता। इसलिए भाषा शिक्षण में रचना शिक्षण को भी स्थान दिया जाता है। एक विद्वान के अनुसार बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से
मौखिक एवं लिखित रूप में व्यक्त करने का ही शिक्षण ही रचना है। इस संदर्भ में डॉक्टर उमा मंगल ने उचित लिखा है, बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को ढंग को मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना ही रचना है। छात्रों को अस्त्र अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करते हुए शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, विषय अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने, उचित स्वर, उचित गति से विचारों को अभिव्यक्त करने, भावानुकूल हाव भाव का प्रदर्शन करने, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने एवं शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करने से विचार व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना ही रचना है। रचना शिक्षण से अभिप्राय वाला देख लेना, अगले पेज पर भी और है। आगे है रचना शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन। विद्यार्थियों रचना शिक्षण के उद्देश्य पूछे गए हैं। विद्यार्थियों को उचित गति से सुंदर तथा स्पष्ट लिखने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को साहित्य की विभिन्न विधाओं से परिचित कराना तथा उनके अध्ययन से विद्यार्थियों के शब्द भंडार को विकसित करना, विद्यार्थियों में क्रमबद्ध रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित करना, विद्यार्थियों में विभिन्न शब्दों, सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करना ताकि भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार हो सके, विद्यार्थियों में मौलिक विचार अभिव्यक्ति करने की योग्यता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को क्रमानुसार विचार तथा भाव प्रकट करने की योग्यता प्रदान करना, विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति को प्रकट करना कि वे कम से कम शब्दों को अधिक से अधिक प्रकट कर सके, विद्यार्थियों को विषयानुकूल भाषा का प्रयोग करने की योग्यता प्रदान करना, विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों की लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों में स्पष्टता तथा शुद्धता उत्पन्न करना रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं। 10-12 पॉइंट है, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निबंध से आपका क्या अभिप्राय है। निबंध शब्द नि तथा बंध दो शब्दों से जोड़ने से बने। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ। अन्य शब्दों हम कह सकते हैं कि विचारों को बांध कर रखना ही निबंध है, बांध कर लिखना, विचारों को बांध कर लिखना या रखना ही निबंध कहलाता है। परंतु निबंध रचना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। निबंध लेखन एक कला है और इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। प्राय विद्यार्थी निबंध लेखन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं और नए शिक्षक उन्हें निबंध लिखने की प्रेरणा देते हैं। विद्यार्थी निबंध की पुस्तक तथा गाइड में से कुछ निबंध रट लेते हैं तथा उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, रखते हैं और ज्यों का त्यों लिख देते हैं। छात्र शिक्षकों की भी स्थिति लगभग ऐसी है। परीक्षा के समय ही वे कुछ निबंध पढ़ाते हैं, इसलिए विद्यार्थी इस विद्या में कोई रुचि नहीं लेते। छुट्टियों में विद्यार्थियों को जो कार्य दिया जाता है उसमें निबंध लिखने का कार्य भी सौंप दिया जाता है। विद्यार्थी किसी न किसी पुस्तक में से निबंध उतार कर लिख लाते हैं और इस कार्य को करने में उनकी रुचि नहीं होती, बल्कि वे डांट के डर से निबंध लिख कर लाते हैं। अतः निबंध रचना के विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। थैंक्स। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।